तो हम भाई बहन चैप्टर जो है पाठ है उसका सार हम आगे और पढ़ेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या है, जयराम दास जी अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ गए थे, मेला, नाटी इमली का मेला देखने गए थे। सुंदरिया के पास कुल चार पैसे थे, यानी एक आना पैसा था, वो 6-7 साल की थी। और साहिब के पास कितने, बहुत सारे पैसे थे। तो यहाँ पर दोनों में मतभेद होता है, मतलब सुंदरिया चाहती है 4 पैसे से बहुत सारे चीज़ें खरीदेंगी, पर साहिब उसे समझाता है कि सुंदरिया 4 पैसे में 4 ही चीज़ आएंगे, पर मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं इससे बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। एक दिन शाम को साहिब ने बड़े भाई श्री राम दिए के उजियाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। तो एक दिन शाम को भैया क्या कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे दिए के उजाले में, मतलब उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या है लैंप जलाकर पढ़ते थे। इतने में साहिब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। तो जब भैया पढ़ रहे थे तो दोनों सामने आकर बैठ गए। सुंदर बोली, बड़े भैया देखो, साहिब भैया के किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम देखोगे? देखो भैया के किताब में कितनी सुंदर तस्वीर है, तुम्हारी किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है, और तुम्हारी किताब में कोई तस्वीर नहीं है, भैया की किताब में कितनी सुंदर तस्वीर है। इतने में साहिब बोल उठे, अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं आज तो खेलने की रेलगाड़ी 5 आने पर लाया हूँ, सो तुमने देखा ही नहीं। तो यहाँ पे तब साहिब क्या कहता है, तस्वीर में क्या रखा है, मैं तो खुद खिलौना ही खरीद कर लाया हूँ, मैं एक रेलगाड़ी ही खरीद के लाया हूँ, वो भी कितने पैसे में, 5 आने में। 5 आने में अंडरलाइन करोगे। यह कहकर साहिब चट उस रेलगाड़ी को लाकर बड़े भैया की और छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगे। और यह कहकर साहिब क्या करता है, चट से वो खिलौना लाता है और लाकर अपने भैया और बहन को दिखाने लगा। क्या दिखाने लगा, 5 आने में जो रेलगाड़ी उसने खरीदी थी खिलौने की। सुंदर ने भी 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था, और सुंदर ने क्या खरीदा था, 1 पैसे में मिट्टी का खिलौना। वह भी चट उस खिलौने को ले आई। तो वह भी सुंदरिया भी क्या करती है, अपना खिलौना लेकर आती है। सुंदर के इस काम पर साहिब हंसकर बोला, बहन क्या लाई थी, एक मिट्टी का खिलौना। तो ये देखकर साहिब उस पर हंस पड़ते हैं और कहते हैं, 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना लेकर है चली दिखाने, हाँ 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना, वो भी तू दिखाने चली है। देखो मेरी गाड़ी में चाबी लगा देने से कैसी दौड़ती है, देखो मेरी गाड़ी कितनी सुंदर है, चाबी लगा दो तो ये रेलगाड़ी चलने लगती है। सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भाई की तरफ देखने लगी, बड़ी उदास हो गई और भैया की तरफ देखने लगी। तब श्री राम हंसकर बोले, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर। क्या समझाया भाई, तुम्हारा जो खिलौना है बहुत ही सुंदर है। साहिब तो पूरा बेवकूफ़ है, अंडरलाइन करना, साहिब तो पूरा बेवकूफ़ है, नाहक 5 आने पैसे दूसरे देश के कारीगर को दे आया। तो बुद्धू की भांति क्या है, वह नाहक 5 आने पैसे दूसरे देश को देकर आया। साहिब ने कुछ रूखेपन से जवाब दिया, दूसरा देश कैसा, आखिर दूसरा देश कैसा, मैं तो अपने देश के लोगों से ही, कारीगर से ही क्या है, मैंने खिलौना खरीदा। मैं तो रामदीन बिसाती, इसकी यहाँ पे रामदीन बिसाती को अंडरलाइन करना, से ये गाड़ी मोल लाया हूँ, ये दूसरा देश कैसे हो सकता है, मैं तो किससे खिलौना खरीद कर लाया हूँ, रामदीन बिसाती से मैंने ये खिलौना खरीदा है, तो ये दूसरा देश कैसे हुआ। तब भैया उसे समझाते हैं, श्री राम हाँ मोल तो तुमने रामदीन से ली, तुमने क्या है रामदीन से तो यह खिलौना खरीदी है, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं, तो रामदीन ने क्या है यह खिलौना नहीं बनाया है, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने, अंडरलाइन करना, जर्मनी के कारीगरों ने। तो रामदीन खिलौना बेच रहा था, मगर उसने क्या है किससे खरीदी है, जर्मनी के कारीगरों से। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं, तो इस हिसाब से तुम्हारा पैसा क्या हुआ, बिसाती से कहाँ गया, जर्मनी के पास गया कि नहीं।
यह लोग तो हर तरह मोटे ताजे हैं। तो यहाँ पे जर्मनी के बारे में कह रहे हैं या विदेशी लोगों के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ के लोग क्या है, विदेश के लोग हर क्षेत्र में ही हर लोग क्या है, मोटे ताजे हैं। और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। तो वहाँ के लोग खाते पीते मोटे ताजे, क्योंकि हमारा देश का जो धन है दूसरे देश में चला जा रहा है, जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं वे मोटे ताजे होते जा रहे, और हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, वे दुबले पतले होते जा रहे, क्योंकि नमक रोटी क्या है, एक वक्त का नमक रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल होते जा रहा है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पावे तो उनका पेट भर खाने को मिल जाए। अगर हमारे देश के कारीगर को अगर 5 आना पैसा भी मिल जाता है तो उन्हें क्या है, भरपेट खाने को मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता है। खैर सुना साहेब, तो ये जो ऑनलाइन है ना, वे लोग यदि 5 आने पैसे पावे तो उनके पेट भर खाने को मिल जाए, ये अंडरलाइन कर लो। खैर सुना साहिब, इस समय हम तुम्हें कुछ ना कहते, इस वक्त हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, ना तुम्हें रंज होता, ना मैं तुम्हें कुछ कहता, ना ही तुम्हें दुख होता, किंतु परमेश्वर का यह नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले आप ही नीचा देखता है। तुम बहन को नीचा दिखाने लगे थे। जो खुद दूसरे को नीचा दिखाते हैं उसे खुद को भी नीचा होना पड़ता है। ना तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते, ना आप देखते, ना अपने बहन को तुम नीचा दिखाते, और ना ही क्या है, तुम्हें नीचा देखना पड़ता। तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में अच्छे हो, तुम पढ़ाई में बहुत तेज हो, ठीक है, तुम पढ़ाई में तेज हो, चाल चलन में भी अच्छे हो, पर बड़े ही अभिमानी हो, मगर तुम क्या हो, बहुत ही अभिमानी हो। शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ होगा, शायद ये क्या है, तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, सबसे तुम अपने असली नाम से हरिराम कहकर पुकारे जाओगे। तो अब से क्या है, तुम अपने असली नाम, यानी असली नाम क्या था, हरिराम नाम से पुकारे जाओगे। तो यहाँ पे वो साहेब का जो असली नाम क्या था, हरिराम, इसको अंडरलाइन करो, हरिराम। अब इस खिलौने के बारे में 2-4 बातें और सुन लो। आगे कहते हैं, यह तो तुमने जान लिया कि इसे बनाया है किसने। अब जरा सोचकर देखो, इसे खरीदने से हमारे देश को हानि और दूसरे देश को लाभ पहुंचता है या नहीं। अब देखो कि खिलौने खरीदने से क्या है, हमारे देश को नुकसान हो रहा है या नहीं, और दूसरे देश को लाभ हो रहा है या नहीं। आज तुमने इसे मोल लिया है, आज तुमने क्या किया, इस खिलौने को मोल लिया है। 2 दिन के पीछे दौड़े तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे। क्या है, आज तुम इस खिलौने को खरीद लाए हो, चाबी वाला जो क्या है, रेलगाड़ी, पर 2-4 दिन तुम इसके साथ खेलोगे, उसके बाद क्या करोगे, इसे तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे। ठीक है, खिलौना तो हमेशा रहने वाला नहीं है ज़िंदगी भर, परंतु ऐसे ऐसे तुच्छ खिलौने के लिए कई लाख रुपए हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते, पर ऐसे ही तुच्छ खिलौने के लिए कई लाख रुपए हमारे देश से क्या हो रहा है, दूसरे देश चला जा रहा है। इसी तरह जैसे छोटे छोटे तुच्छ चीज़ों का उदाहरण देते हैं भैया, सुई, डोरा, कंघी, दिया सिलाई इत्यादि छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी कितने रुपए दूसरे देश वालों को दे देते हैं। तो ये विदेशी कारीगर क्या है, उन लोग सुई, डोरा मतलब धागा, कंघी, दिया सिलाई, ये छोटी छोटी तुच्छ चीज़ें हैं, ये भी क्या है, बनाते हैं, और ये हम क्या करते हैं, विदेशी कारीगरों से ही हम खरीदते हैं। उसका लाख मतलब हमारे देश के लोग क्या उन्हीं के कारीगर से लेते हैं, तो उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस प्रकार खरीदते हैं, और इससे क्या है, हमारे देश को काफ़ी नुकसान होता है। अगर पता चले तो तुम्हारा छाती जो है वह दहल जाएगा, मतलब क्रोध उत्पन्न होगा। और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पर चावल, गेहूं आदि गल्ले को बेच डालते हैं। क्या है, उनसे हम ऐसे चीज़ें खरीदते हैं, खिलौने ले लेते हैं, और चावल, गेहूं ये क्या है, बहुत ही कम दाम में विदेशी लोग लेकर चला जाते हैं, बहुत ही कम मुनाफे में। इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करना, इसमें दूसरे का कुछ दोष नहीं है। हम सब अपनी करनी से, हम अपने काम से दीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं। ये अंडरलाइन करना, हम क्या है, अपने ही गलती के कारण, अपने दोष के कारण ही हम क्या हो रहे हैं, दीन से दीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम होते जा रहे हैं।
पर सब भी चेत नहीं होता। इतना जानने के बावजूद हम लोगों को कोई चेत नहीं होता, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी सबको जानकर भी क्या है हम ऐसी गलती करते जा रहे हैं। हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। मुंह में बहुत कुछ बोलते, ये करेंगे वो करेंगे, पर उसका एक चौथाई भी हम लोग नहीं करते। ठीक है, हमेशा बोलते हैं कि अब से हम नहीं लेंगे, पर ऐसा लोग करते नहीं, मुंह पर बोलते हैं एक और करते कुछ और है। यह बात तो सभी कोई कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत ही कम मनुष्य बचे हुए हैं। देश की हालत तो खस्त होती जा रही है, पर उसको सुधारने के लिए लोग कम हैं, सुधारने वाले कम हैं। आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे। देखो, जैसे कि आज तुम बच्चे हो, ठीक है, पर कुछ साल बाद तुम भी युवा पुरुष हो जाओगे। यदि चाहोगे तो अपने हाथ से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकोगे। यदि तुम चाहो तो इस देश की भलाई कर सकते हो। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो और सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता जाता है, बड़े होने पर वो उसी अनुसार व्यवहार करता है। तो बचपन में यह सीख क्या है, तुम्हें अपने उम्र में भी क्या है, जब तुम युवा पुरुष हो जाओगे यह दिमाग में रहेगा और तुम कुछ करने की ठान ले सकोगे। यदि तुम अभी से देशी चीज़ें काम में लाओगे तो मैं स्वदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज़ तुम्हें इनाम दूंगा। तो यदि तुम हमारे देश के लिए कुछ करोगे, देशीय चीज़ के लिए, देशवासी के लिए, तो मैं तुम्हें उपहार के तौर पर क्या दूंगा, कोई स्वदेश से बनी, मतलब अपने देश से बनी उत्तम चीज़ तुम्हें क्या दूंगा, उपहार के तौर पर दूंगा। अंडरलाइन करना ये वक्त। तो ऊपर लिखी हुई बातों को हुए आज 20 वर्ष हो गए। तो इस प्रकार 20 वर्ष बीत गए। अब साहब जो है, मतलब हरीराम एक बहुत बड़ा वकील बन गया है। ठीक है, आज बाबू हरीराम वर्मा BL शहर के एक नामी वकीलों में से हैं। ये अंडरलाइन कर लो, बाबू हरीराम शर्मा BL शहर के एक नामी वकील हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। यद्यपि शहर में कोई एक अच्छे पुराने वकील हैं, शहर में तो बहुत सारे वकील हैं, किंतु देश की भलाई के सब कामों में अगुवा होने के हेतु हरीराम सबसे ऊपर हो रहे हैं। पर देश के हित में काम करने के लिए यहाँ पे हरीराम सबसे ऊपर रहा है। एक वही है जो देश के कामों में हमेशा लगा रहता है, देश की भलाई के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या हरीराम की बहुत ख्याति हो गई है शहर में। हरीराम ने निज व्यय से मातृ भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खुलवाई। अंडरलाइन करना, निज व्यय से मातृ भंडार नामक दुकान उसने खुलवाई है, जिसमें हर मनुष्य के काम लायक सब स्वदेश बनी चीज़ें मिलती है। तो मातृ भंडार में क्या मिलती है, अपने देश की बनी हर चीज़ जो है स्वदेशी चीज़ें मिलती हैं। बाबू श्री राम अपने छोटे भाई का इस भांति स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी होते हैं। तो भैया जो है बहुत सुखी होते हैं कि वे अपने मतलब उन्होंने एक मातृ भंडार खोला जहाँ पे हर देशीय चीज़ वहाँ पर बिकती है। तो इस भांति वह बहुत सुखी महसूस करते हैं। और बहन जो है, बहन के बारे में लिखा है, सुंदर देई भी 11 वर्ष की अवस्था में, अब उसकी उम्र भी 11, मतलब वो जब 11 साल की थी उसकी भी क्या है विवाह हो गया है एक ज़मींदार घराने में। तो वह भी एक ज़मींदार की पतोहू हो गई। उसके पति भी एक देश हितैषी सज्जन हैं। तो सुंदरिया का भी विवाह हो चुका है और वह क्या है उसके पति एक देश हितैषी सज्जन हैं। अब सुंदर देई अपने घर की मालकिन हुई है। तो सुंदर देई जो है अपने घर की अभी मालकिन है और अपने पति के सद्गुणों और अच्छे कामों की सहकारिणी भी बन गई है। तो क्या है ये यहीं पे पाठ समाप्त होता है। तो सुंदर देई क्या है, उसकी कितनी उम्र में शादी हो गई थी, 11 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी।
और वह एक अब उनके पति भी क्या है, बहुत ही देश हितैषी सज्जन है, और वह बहुत ढंग से वो क्या है, अपने बहुत अच्छे तरीके से अपना घर चला रही है। तो यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ का सार समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले कक्षा में क्या है, इस पाठ से संबंधित मैं आपको प्रश्नोत्तर लिखवा दूंगी। धन्यवाद।